चलिए स्टार्ट करें। तो समझ आ रहा है आप लोगों को? दिस इज द क्या कहते हैं, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सर सेकंड टॉपिक एक बार बता इसमें हाँ सेकंड टॉपिक कौन सा था? मतलब स्पेसिफिक हाँ बता रहे थे। तो देखिए एक्सटर्नल फोर्सेस हम लोग अभी पहला टॉपिक से डिस्कस करते हैं ना। तो पहला टॉपिक क्या बोला, बोल रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस which can influence the business environment. These external forces can be inflation, recession, ठीक है, ये सारे external forces हैं। ये external forces आपके लिए favorable भी हो सकता है, मतलब आपको इससे profit भी हो सकता है, और ये external forces आपके लिए loss भी bear कर सकता है। जैसे अगर suppose for example inflation का बात करते हैं, what the effect of inflation has on the business community, बोल सकते हैं inflation किस तरह से, आप लोग तो इकोनॉमिक्स पढ़े हैं। प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है। यस, बिजनेस कम्युनिटी का बात करें, जैसे मान लीजिए कि हम बिजनेसमैन हैं, तो अगर इन्फ्लेशन होगा तो मेरे ऊपर डायरेक्ट असर कैसे पड़ेगा? मेरे लिए अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा? सीधा से अच्छा रहेगा जब मेरे प्रोडक्ट का अगर वेरी दाम गुड, बढ़ रहा मेरे है लिए तो सर, अच्छा है। मेरे लिए अच्छा है। इन्फ्लेशन ऑलवेज हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द सप्लायर्स, ऑन द सेलर्स। व्हाई? बिकॉज दे विल गेट द एनकरेजमेंट टू सेल मोर, बिकॉज प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विल राइज अप ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो उसकी वजह से सेलर को तो खुशी होगा उसका। हाँ आप बोल सकते हैं सर जो देखिए वो बोलने दिया, बहुत सारा एक सिंगल इफेक्ट यहाँ पे ऐसे बोलना मुश्किल है, लेकिन अगर डायरेक्टली कोई बोले कि सेलर पे कैसे असर पड़ेगा, डायरेक्टली बताओ कस्टमर क्या कैसे रिएक्ट करेगा, वो सब नहीं, सेलर को के लिए अच्छा है कि नहीं? तो आंसर इज सेलर के लिए डेफिनेटली अच्छा है। आप लोग बोलिए सर सेलर को भी तो दिक्कत हो सकता है, उसका वो जो इनपुट्स खरीद रहा है, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यही सब चार मेजर सोर्सेज ऑफ ये होता है आपका फैक्टर इनपुट्स होता है। तो ये चार फैक्टर इनपुट्स के प्राइसेस नहीं भागेंगे क्या? उनके भी भागेंगे, लेकिन सेलर के पास लग्जरी क्या है? सेलर कैन इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इस तरीके से वो क्या कर सकता है, वो अपने आप को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में कंपनसेट करवा सकता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डायरेक्ट इफेक्ट अगर बोला जाए तो डेफिनेटली सेलर्स विल मतलब हाँ, अगर इन्फ्लेशन हाथ से बाहर चला जाए तब तो नुकसान होगा ही, लेकिन अगर इन्फ्लेशन विद इन कंट्रोल रहेगा, 5 to 10% इन्फ्लेशन रहेगा, इन्फ्लेशन रेट रहेगा, तो सारे सेलर्स के लिए अच्छा रहेगा। फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया 5 to 10% इन्फ्लेशन मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छा है, इट्स गुड फॉर द बिजनेस कम्युनिटी। हाँ अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन का रेट 20% 30% भाग जा रहा है तब खराब है। क्यों? क्योंकि फिर कंज्यूमर्स क्या करने लगेंगे, वो सामान को खरीदना ही छोड़ देंगे, इवन इफ दे आर वेरी नेसेसरी गुड्स। अब बोल रहे थे ना अभी कि नेसेसरी गुड्स को तो तुम चेंज नहीं कर सकते हो, नेसेसरी गुड्स को भी लोग एडजस्ट करने लगेंगे, तो दूसरे ब्रांड के पास जाएंगे। ब्रांड नहीं, वो छोड़ देंगे। जैसे अच्छा मान लीजिए प्याज एक बीच में बढ़ा था तो कंजम्पशन कम हो गया, 200 रुपया किलो हुआ था, आप लोगों को याद है? एक बार 200 की 250 रुपीज़ किलो पहुंच गया था, तो लोग छोड़ दिए थे कंजम्पशन करना, मतलब कम कर दिए थे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कम कर दिए थे। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, लोग जब अपना आदतों को मतलब बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या कर लेंगे? सर जो अल्कोहल और सिगरेट्स होता है, मतलब जितना भी नशा आप बताइए सर, उसका उनके प्राइसेस तो ज़्यादा रहता ही है, फिर भी उसका में जो मिलते हैं वो मिलना ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट आप हाई प्राइसेस पे बेचो। नहीं अल्कोहल और इसका जो मैटर है वो थोड़ा अलग है। उसमें गवर्नमेंट जानता है कि अगर इसके प्राइसेस ज़्यादा होंगे भी तो भी लोग उसको खरीदेंगे, राइट, वहाँ पे मजबूरी वाला सिचुएशन हो जाता है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है। कैसे फ़ायदा उठाता है? They levy heavy taxes yes. on the sale of alcoholic liquor for human consumption। सर क्या होता है ना कि सर जैसे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ये है विस्की का, मान लीजिए इतना स्टॉक है, यस सर स्टॉक है, तो सर अगर उस पे झारखंड गवर्नमेंट टैक्स पे की है तो वो झारखंड में ही सिर्फ बिक सकता है, बाहर नहीं बिक सकता। यस सर, जो गवर्नमेंट उस पे टैक्स पे करेगी वो मतलब जो गवर्नमेंट जो है टैक्स लेवी करेगा उसके ऊपर, वहीं पे खाली ये हो पाएगा। आपने बिल्कुल सही बात बोला। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, लेकिन इतना श्योर है कि प्राइसेस भागने से सेलिंग कम्युनिटी को फ़ायदा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डायरेक्टली अगर बोला जाए तो फ़ायदा ही फ़ायदा। अच्छा, कम होने से नुकसान है। हाँ, अगर प्राइसेस घटेंगे तो नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन क्या चाहता है कि उसके प्राइसेस
मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज वो बेच रहा है उसका प्राइसेस भागे, कोई नहीं चाहेगा कि उसका प्राइसेस गिरे। तो दैट इज़ वाई इन्फ्लेशन इज़ अ नेसेसरी इविल, आप बोल सकते हो ना, ठीक है। ये बहुत मतलब फेमस इकोनॉमिक्स में एक फेमस लाइन है ये, इन्फ्लेशन इज अ नेसेसरी इविल। इविल समझते हो क्या होता है? इविल मतलब खराब, जो चीज़ खराब है। नेसेसरी इविल है मतलब ये खराब है लेकिन फिर भी क्या है, नेसेसरी है। वाई? बिकॉज इन्फ्लेशन का बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देखा जाता है। इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट्स है वो अगर हम लोग दो पार्ट्स में बांटे, ठीक है, एक होता है इन्फ्लेशन इफेक्ट ऑन द फिक्स्ड इनकम अर्निंग कम्युनिटी, फिक्स्ड इनकम अर्निंग कम्युनिटी, जैसे एग्जाम्पल सैलरीड एम्प्लॉइज, salaried employees who don't get DA, who are not getting DA. DA, you know what is DA? DA stands for yes. और ये जानते हो ये अलाउंस क्या होता है? This is a special allowance that is granted by the employers to their employees to compensate their employees against the effects of inflation. समझ आया? जैसे मतलब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर इन्फ्लेशन देश में 10% भाग गया तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का सैलरी को 10% बढ़ा देगा, तो इससे दिक्कत नहीं होगा उसको, है ना। तो दिस इज अ डीएनएस अलाउंस। तो जितना परसेंट से इन्फ्लेशन भागेगा उतना परसेंट से आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हाँ, डीए वालों को प्रॉब्लम नहीं होगा, विदाउट डीए वालों को या फिर इनएडिक्वेट डीए वालों को, मतलब जिनका इन्फ्लेशन अगर 10% है, मेरा डीए 1% है, तब उनको नुकसान है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? बट अदर देन दैट अगर इसीलिए तो गवर्नमेंट जॉब्स लोग ढूंढते हैं। क्यों गवर्नमेंट जॉब ढूंढते हैं? मतलब उसमें डीए है, सैलरी के साथ साथ डीए होगा, डीए का अच्छा खासा वैसे वैसे वो बढ़ता जाएगा। कमेटी रहता है ना वहाँ पे, इकोनॉमिक कमेटी बैठता है, वो तय कर लेता है कि डीए का परसेंटेज कितना होना चाहिए, क्योंकि वो डिपेंड करता है देश के इन्फ्लेशन के रेट के ऊपर। तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होता, इसीलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर वेरी वेल ऑफ, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर एम्प्लॉइज, बिकॉज दे गेट कंपनसेटेड फॉर एवरीथिंग ऑलमोस्ट, है ना। तो इसके बाद क्या है, फिक्स्ड इनकम अर्निंग एम्प्लॉइज के लिए ये अच्छा है कि नहीं है? बहुत अच्छा है सर। फिक्स्ड इनकम अर्निंग के लिए अच्छा है। इन्फ्लेशन इज बैड। इन्फ्लेशन ऐसे लोगों के लिए क्या है, मैं डीए विदाउट डीए बोल रहा हूँ, मतलब विदाउट डीए हाँ, तो उनके लिए तो इन्फ्लेशन बैड है, खराब है, बिकॉज उनका तो इनकम फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड इनकम और चीज़ों का दाम, सामान वगैरह का मार्केट में सारी चीज़ों का दाम क्या हो गया, बढ़ गया, तो आपके लिए तो खराब होगा ना, ठीक है। और जो फिक्स्ड इनकम नहीं है, जैसे ऑन द बिजनेस कम्युनिटी, खास तौर पे ऑन द बिजनेस कम्युनिटी वालों के लिए, और ऐसे लोग जो कि इन्फ्लेशन का फायदा उठा सकते हैं, उनके लिए इन्फ्लेशन इज गुड। इन्फ्लेशन इज गुड, उनके लिए तो अच्छा है। तो जैसे बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन मतलब जो छोटा मोटा दुकानदार का बात नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग है, जिसका प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा, उन लोग को फायदा, जिसका जो असली फायदा कौन उठाता है, असली फायदा जो हम लोग प्राइसेस चुकाते हैं, असली फायदा लेता है मैन्युफैक्चरर्स, बिकॉज वो मैन्युफैक्चरर्स रॉ मटेरियल्स को गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कोर लेवल पे वो लोग अपने प्राइसेस को रिविजन कर पाएंगे। बात समझ में आया? ट्रेडर को उतना लग्जरी नहीं है। ट्रेडर कहाँ से खरीदता है? रिटेल, देखो आप लोगों को तो पता ही है, मैन्युफैक्चरर सेल्स द गुड्स टू द होलसेलर्स, होलसेलर सेल्स द गुड्स टू द रिटेलर्स, रिटेलर सेल्स द गुड्स टू द ये कस्टमर्स, ठीक है। रिटेलर मतलब ही तो शॉपकीपर्स हो गया ना। तो होलसेलर्स को उसको अपना दाम उस हिसाब से फिक्स करना पड़ता है जिस रेट से मैन्युफैक्चरर ने उसको फिक्स करके दिया। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो मैन्युफैक्चरर 100 रुपये में माल बेचा, तो होलसेलर 150 में माल बेचेगा, किसको? रिटेलर को 50 रुपया उसको क्या रखना होगा, प्रॉफिट।
वो 150 का सामान होलसेलर से जब रिटेलर खरीदेगा तो रिटेलर उसको बेचेगा, रिटेलर 200 में बेचेगा ताकि उसको 50 का फायदा हो। वैसे होता है ना। तो यहाँ पे आते आते तक प्रोडक्ट दुगना दाम का होता है, प्रोडक्ट का दाम दुगना हो चुका होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग बीच में पैसा हाँ मार नहीं लेते, वो लोग अपना सर्विस पेमेंट लेते हैं, सर्विस का पेमेंट लेते हैं। मारना गलत वर्ड यूज हो गया, बात समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ है, तो लिख लीजिए इस चीज़ को। इस तरीके से बिजनेस कम्युनिटी, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में इन्फ्लेशन का डायरेक्ट इफेक्ट बोलिएगा तो वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। अच्छा, बिकॉज यू विल गेट द लग्जरी ऑफ, इफ़ यू आर अ ट्रेडर देन उतना ज़्यादा आपको लग्जरी नहीं मिलेगा, थोड़ा मोड़ा, लेकिन नुकसान भी नहीं होगा आपको, क्योंकि आप अपने चीज़ों का दाम क्या कर पाओगे, आपका बढ़ा हुआ रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर। लेकिन अगर फिक्स इनकम अर्निंग, हाँ फ्लेक्सिबल रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन या रिसेशन, उसमें एक्चुअली में किसी को फायदा नहीं है, वो पूरे इकोनॉमी के लिए बहुत खराब है। बोले कैसे, बोलता हूँ। इकोनॉमी बेटा किससे चलता है, बिजनेसमैन से चलता है, बिजनेस एक्टिविटीज से चलता है। जब चीज़ों के दाम गिरने लगेंगे ना तो बिजनेसमैन को लगने लगेगा कि बिजनेस करके क्या फ़ायदा, हम लोगों को तो लॉस ही लॉस हो रहा है, चीज़ों का दाम हम इतना मिल नहीं रहा है। तो वो क्या करेगा, वो चीज़ें बेचना छोड़ देगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना कम कर देगा। मैन्युफैक्चरिंग करना कम करेगा तो सारे पूरा बिजनेस कम्युनिटी पर उसका असर पड़ेगा। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे शटर डाउन होता रहेगा सारे इकोनॉमी में। तो शटर डाउन होते 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 क्या हो जाएगा, इकोनॉमी डूब जाएगा। बात समझिए। तो डिफ्लेशन इज नॉट गुड फॉर एनीबडी। इन्फ्लेशन माइट बी गुड फॉर समबडी बट डिफ्लेशन इज नॉट गुड फॉर एनीबडी। लोग बोलते हैं दाम सस्ता करो, दाम सस्ता करो, तो सस्ता दाम क्या होता है, कंज्यूमर के लिए अच्छा नहीं होगा। कंज्यूमर के लिए कैसे अच्छा है, उसको सामान मिलना बंद हो जाएगा अगर उसको सामान चाहिए कैसे। जैसे सर अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो कंपनी गिरते जाएगी और गिरते जाएगा, वो तो गिरते प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। ठीक है, जब सप्लाई ही बंद हो जाएगा तो फिर फायदा क्या। डन, आगे बढ़े। तो एक्सटर्नल फोर्सेस समझ आया, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस में बोल रहे हैं कि टोटल फोर्सेस को, बिजनेस एनवायरनमेंट के टोटल फोर्सेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करो। वन इज द ह्यूमन फैक्टर एंड द अदर इज द नॉन ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर्स विल इंक्लूड द इन्वेस्टर्स, ह्यूमन फैक्टर विल इंक्लूड द कॉम्पिटिटर्स, ह्यूमन फैक्टर्स विल इंक्लूड द एम्प्लॉइज, ह्यूमन फैक्टर्स विल इंक्लूड द क्रेडिटर्स, ह्यूमन फैक्टर्स विल इंक्लूड द कस्टमर्स, हाँ एटसेट्रा। तो ये सारे ह्यूमन फैक्टर्स हैं। वो सारे ह्यूमन फैक्टर्स को ये लोग बोल रहा है स्पेसिफिक। क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक फैक्टर्स। और नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स में जितने नॉन ह्यूमन फैक्टर्स हैं, जैसे लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इन सारे चीज़ों को डाल दिया है नॉन ह्यूमन या नॉन स्पेसिफिक या जनरल फैक्टर्स। समझ आ रहा है। तो दीज आर द फीचर्स। अच्छा, लीगल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इसका पॉजिटिव नेगेटिव सब तरह का इफेक्ट पड़ सकता है, सब तरह का हो सकता है। दे कैन हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑल्सो और दे कैन हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑल्सो ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल देते हैं, सपोज करो कि हम लोगों को यू नो बहुत साल पहले धनबाद में बैंक मोड़ में ये खुला था, KFC खुला था बैंक मोड़ में, लेकिन वो चला, ठीक है। क्या रीजंस था, यू नो वहाँ पे वो जिस लोकेलिटी में खुला था ना, वहाँ पे सारे वेज पीपल थे, मतलब वेज खाने वाले लोग थे। तो वेज लोग जब एक जगह में हैं तो, और बाहर से लोग, मतलब वो ऐसे लोकेशन में था ना कि लोगों का ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम था। तो जो नॉन वेज वाले लोग थे वो लोग जा नहीं पाते थे बिकॉज ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। और जो वहाँ का जो लोकल पीपल था वो तो वेज, ठीक है, दे आर ऑल वेज पीपल, इधर दे वर जैन्स और दे वर ये मारवाड़ीज एटसेट्रा। नो, नन ऑफ देम चिकन पसंद करता है, तो चिकन लवर्स है। दैट्स वाई क्या हो गया, पूरा का पूरा बिजनेस चल गया। ये सोशल फैक्टर्स है। तो सोशल फैक्टर्स विल डिसाइड, सोशल फैक्टर्स डिपेंड अपॉन द लोकल पीपल। हाँ, दिस इज अ थ्रेट। तो सोशल फैक्टर्स विल डिपेंड अपॉन हाउ द पीपल रिएक्ट टू द बिजनेस, रिएक्ट टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब जो लोग उस बिजनेस, मतलब बिजनेस के साथ डीलिंग कर रहे हैं, वो लोगों का कल्चरल वैल्यूज़ क्या है, वो लोगों का
जो सोच है वो किस तरह से है, बात समझ आ रहा है। जैसे फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर्स लॉन्च हुआ था इंडिया में, तो मेनी पीपल प्रोटेस्टेड about the use and the introduction of the computers. Why? Because there were fear that the people will, many people will become jobless. ठीक है, because computers जो हैं वो बहुत पावरफुल, हाँ, because वो बहुत सारे लोगों का काम एक साथ कर लेगा, तो बहुत सारे लोगों का जॉब्स ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट किए। बट अब आप बताओ कि कंप्यूटर एक अच्छा चीज़ है कि खराब चीज़? डेफिनेटली ये एक अच्छा चीज़ है। लोगों को सुविधा कितना होता है वो देखो, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड हुआ आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। सो इट वाज जस्ट अ फियर, लोगों के दिमाग में एक फियर था जिसकी वजह से लोग नेगेटिवली रिएक्ट किए थे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। जैसे कि अभी 5G टेक्नोलॉजी के लिए हो रहा है, अभी 5G के साथ तो वही प्रॉब्लम हो रहा है ना। जूही चावला फेमस एक्ट्रेस filed a suit against introduction of 5G. She get 25 lakh compensation उनको देना पड़ा, बिकॉज उनका जो केस था वो बहुत ही बेकार तरीके से ड्राफ्टिंग किया हुआ था। जो उनका वकील था ना वो अच्छे से ड्राफ्ट नहीं कर पाया था केस को, तो जिसकी वजह से कोर्ट बोला मेरा वक्त बर्बाद हुआ है, टाइम बर्बाद हुआ है, तो जिसकी वजह से वो केस को ये कर दिया गया। तो जो भी है, अब 5G को लेकर के भी लोग वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जूही चावला इज द ओनली पर्सन हु इज protesting against the introduction of 5G technology. ठीक है, it is widely feared that 5G technology may have a adverse effect on the on our environment. अपना ecological system को disturb कर सकता है वो, खास तौर पे जो birds हैं, ठीक है, जो पंछियाँ हैं, उन लोगों को हो सकता है कि ऐसे हाई, क्योंकि देखिए जब आप जितना ज़्यादा 1G 2G 3G 4G जितना ज़्यादा आप हायर टेक्नोलॉजीज में जाओगे तो रेडिएशन एमिशन ज़्यादा होगा, रेडिएशन एमिशन ज़्यादा होगा, तो इट माइट हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द इकोलॉजिकल सिस्टम और द बायोलॉजिकल सिस्टम्स के ऊपर ख़राब इफेक्ट पड़ सकता है। तो लेकिन अभी भी ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, मतलब साइंटिस्ट हैवंट बीन एबल टू एग्जैक्टली क्वांटिफाई कि किस तरह से ये अपना जो बर्ड्स हैं या उन लोगों के खिलाफ कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन ये तो डेफिनेटली हम लोग देख रहे हैं। बचपन में मैं बहुत सारा, जब मैं घर से निकल जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे स्पैरोज नज़र आते थे। आज स्पैरोज को मैं देख नहीं पाता हूँ, तो डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, है ना, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी उतना ये नहीं था, 1G टेक्नोलॉजी था, उसके बाद 2G आया, 3G आया, 4G आया, स्पैरोज का संख्या देखिए चला गया। सर उसमें तो मूवी भी निकला है ना। हाँ मूवी, हाँ अक्षय कुमार वाला मूवी भी निकला है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। स्पैरोज सच में, आप देखिए, कैन यू सी स्पैरोज आज के डेट में? जब छोटे थे तो स्पैरोज दिखता था, ठीक है, जब एकदम छोटे थे स्पैरोज दिखता था बहुत सारे। 6-7 साल पहले तक भी दिखता था, 6-7 साल पहले तक भी दिखता था। इवन पीजन्स आज के डेट में नहीं दिखते हैं। दिखते हैं सर, बाटा पूरा पीजन से भरा हुआ है कुछ जगह में, लेकिन पहले तो मतलब हर जगह हमको टावर के आसपास आपको ज़्यादा नहीं नजर आता है, तो कुछ तो प्रॉब्लम डेफिनेटली होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट साइंटिस्ट हैवंट बीन एबल टू प्रॉपर्ली क्वांटिफाई द इल इफेक्ट्स ऑफ 5G टेक्नोलॉजी और हायर टेक्नोलॉजीज ऑन द बर्ड्स एक्सेट्रा और एनी अदर लाइफ, ठीक है, टेरेस्ट्रियल और मरीन लाइफ। तो खैर जो है, तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो है कि बिजनेस एनवायरनमेंट सोशल फैक्टर्स के ऊपर में भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है, और आपके सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ के ऊपर बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है कि बिज़नेस का सक्सेस और बिज़नेस का फेलियर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जस्ट टेल मी व्हाई इंडियन वीमेन ओनली वेयर साड़ीज, मतलब ये वाला जो कल्चर है इट्स आवर ट्रेडिशन, बट ये जो साड़ीज़ है हम लोग एक्सपोर्ट के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दें? मतलब हम लोगों का जो साड़ीज़ है वो विदेश में हम लोग अगर एक्सपोर्ट कर पाते तो सोचो कितना ज़्यादा हम लोग प्रॉफिट कमा लेते। एक्सपोर्ट होता है बट बहुत कम अमाउंट में। तो ये अब वो लोगों को इसका साड़ी कैन बी अ गुड फैशन ट्रेंड, ये बात हम लोग उसको समझा नहीं पाए। मतलब फॉरेनर्स को वी हैवंट बीन एबल टू कन्विंसिंगली टेल देम दैट कि ये जो है ये एक अच्छा फैशन ट्रेंड है, तो इसके हिसाब से हम लोग मार्केटिंग नहीं कर पाए, तो ये प्रॉब्लम हो गया। और दूसरा और एक प्रॉब्लम था कि हम लोग के जो विमेन हैं उनका जो हाइट है वो थोड़ा सा छोटा है, तो जिसकी वजह से, हाँ एवरेज हाइट है, तो जिसकी वजह से जो लेंथ ऑफ द साड़ीज़ हैं, ठीक है, वो हम लोगों को कम यहाँ पे डालना पड़ता है। बट जब एक्सपोर्ट करेंगे
तो आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करना होगा वहाँ के हिसाब से। वहाँ बात समझ में लंबे आया? लोग ज्यादा होते हैं। राइट, वहाँ पे एग्जांपल दिए थे ऐसा कि मतलब वो थोड़ा सा साड़ी का लेंथ कम हो गया था, तो हाँ लौटा दिया वो लोग। आपने जाओ, एग्जांपल दिए थे इसमें रशिया में शायद भेजा था, यहाँ से कुछ साड़ीज भेजे थे, तो वहाँ पे उन लोगों को छोटा पड़ रहा था, तो साढ़े के साढ़े साड़ीज लौटा दिया। बहुत लॉस हुआ था। रशियंस तो बहुत लंबे 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 होते हैं, 660 ठीक है, तो लौटा दिया सारा, तो बहुत सारा ढेर सारा लॉस हो गया। तो आपको ये सब चीज़ सोचना पड़ेगा ना, आप उस हिसाब से। आप देखो, जब जो कस्टमर है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग नो योर कस्टमर। KYC हम लोग बोलते हैं ना, बैंक में KYC अपडेट करा लो, ये करा लो। क्यों? कस्टमर को जानना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। अगर वो अपना कस्टमर का सोशल वैल्यूज, कस्टमर का थिंकिंग, कस्टमर का कन्वीनियंस को अगर नहीं ध्यान में रखेगा, तो फिर कोई फायदा नहीं हो पाएगा, वो बिजनेस नहीं सक्सेस कर पाएगा। कस्टमर के लिए कन्वीनियंट अगर होगा तो उसके लिए भी कन्वीनियंट होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, आगे डिस्कशन करते हैं। इंटर रिलेशन। तो व्हाट इज इंटर रिलेशन? मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि वन फैक्टर मे हैव अ रिलेशन विद अनदर फैक्टर, मतलब एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के साथ इंटर रिलेटेड हो सकता है। देखिए क्या बोल रहा है, ऑल द फोर्सेस एंड द फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर interrelated to each other. For example, with the inclination of youth towards Western culture, the demand for fast food is increasing. Yes. ठीक है, मैं बताऊँ उसको? Yes, sir. एंड सर एक चीज फैशन इंडस्ट्री में बहुत गलत है सर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट सर इट चेंजेस वेरी क्विकली। हाँ, एंड it सर changes बहुत ज्यादा extremely वेस्ट quickly. भी होता है रॉ मटेरियल इस बिल्कुल, वजह से। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड सर इसीलिए आजकल थ्रिफ्ट, इंडिया में तो थ्रिफ्ट स्टोर्स नहीं है, Thrift store क्या है? थ्रिफ्ट स्टोर मतलब सर बेसिकली मान लीजिए अगर हम अपना कोई भी जैसे बहुत शादी वादी के लिए एक्सपेंसिव कपड़ा खरीदे, तो वैसा कपड़ा तो सिर्फ हम एक बार पहनेंगे, बस दोबारा कभी पहन भी नहीं सकते बाहर, तो वो हम थ्रिफ्ट स्टोर में लाइक आपको जो भी प्राइस मिलेगा आप बेच देंगे। ओह, And फिर- रीयूज। रीयूज, और सर क्वालिटी भी अच्छी रहती है। तो सर समझ इंडिया में गया। तो थ्रिफ्टिंग नहीं है अभी। यहाँ पे है है, बीच में thrift बेड stores है, बीच में ये मतलब देख नहीं रहता ऐड, शादी की शेरवानियाँ ले जाइए किराए पे। वो किराए पे लेना होता है, वो तो किराए वाला है। किराए में और बाई भी सेकंड कर हैंड सकते हैं, कपड़े बेच भी भी सकते हैं, करना। बेचने का भी एंड सर ये ऑप्शन। बहुत अच्छा सस्टेनेबल वे है फैशन को, तरीके से। मतलब सर रीयूज यहाँ कीजिए। एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ तो सर लोग बोलेंगे कि सर सर दूसरे का पहना पहना हुआ हुआ कपड़ा पहन- पहन रहा है। पर यही तो सोच है। कोई अपना बेचेगा भी नहीं। हाँ यहाँ वैसा हाँ, नहीं पर है। क्योंकि सर एक But बार you जो will पहन लेते हैं ना सर, बताओ, नहीं। बात करते हैं। Many factors are interrelated to each other. Therefore, change in one factor may bring about change in another factor. ठीक है, change in one factor may bring about change in another factor. ठीक है, इसका तो वो यूथ वाला एग्जांपल दिए ना आप लोगों को। सर सिलेबस कम भी होगा क्या? हाँ, कम कम थोड़ा करेगा, कम करेगा, 30% कम करेगा। और वो 30% करेगा। पिछले साल भी कम था। 30% बहुत वही हम बोल रहे बहुत ज्यादा होता, 30% करेगा। 30%। कर दे अब तो ये क्या? नहीं कि एक एक टर्म में 30%, ऐसा नहीं, 15% कम होगा 50 से। मिला जुला के 35% पढ़ना पड़ेगा एक टर्म में। मतलब 35 उससे और 15 उससे 15 उससे। हाँ। कुछ तो अच्छा किया सर, अगली बार एग्जाम ले ले रहा है, Library वही है। बहुत बड़ा बात है। सही बात है। ना लिखो, सही है।
चौथा पॉइंट क्या है? अनसर्टेनिटी। मेनी ऑफ द फैक्टर्स डिपेंड अपॉन फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो कि इटसेल्फ अनसर्टेन है, ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा नोबडी नोज।